हेलो बच्चों, वेलकम टू बूम अकेडमी। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में कि सेंटर ऑफ मास है क्या, किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, अगर कोई कंटिन्यूअस बॉडी है तो उसका कहाँ पर है, अगर हमारे पास डिफरेंट मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है दूर दूर तो उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। जैसे आप लोगों को दिख रहा है, ये हमारे पास एक येलो कलर का बाल है स्माइली वाला, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा क्या है, और इसका कहाँ होगा क्या है। इसके बाद इन दोनों को डिस्क्रीट जो पार्टिकल्स हैं इनका फाइनल सेंटर ऑफ मास कंबाइंड कहाँ पर होगा। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आज हम इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट वेयर होल मास ऑफ बॉडी कैन बी कंसंट्रेटेड। सेंटर ऑफ मास क्या है बेटा? सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का, ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट है जहां पर हम लोग सारा का सारा मास एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मान सके। ठीक है, उसे उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास ये डिजिटल पेन है, इसका एक्चुअल में मास तो सभी जगह है, लेकिन सेंटर ऑफ मास हम लोग कहां पर मान सकते हैं? देखिएगा इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर मान सकते हैं, मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। ये देखिए, अगर मैं इसे ऐसे बैलेंस कर पा रहा हूं ना उंगली से, ठीक है, एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? एक्चुअल में ये है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है ना कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, तभी ये मेरा उंगली से बैलेंस हो रहा है। अदरवाइज अगर यहाँ कहीं होता तो ये नीचे इसमें टॉर्क लग जाता, इधर की तरफ टॉर्क लग के नीचे गिर जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ मास मेरे उंगली के जस्ट ऊपर है, जिससे मेरी उंगली जो फिंगर है वो क्या कर रही है, इसका नीचे सेंटर ऑफ मास की वजह से mg लग रहा है, नीचे से मेरी फिंगर इसे नॉर्मल रिएक्शन लगा करके बैलेंस कर ले रही है। ठीक है, एक्चुअल में इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है? मेरे जस्ट जो फिंगर है उसके ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, ऐसे ये जो मेरे पास बॉल है, इसका एक्चुअली सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? स्फेरिकल बॉल है, स्फीयर यूनिफॉर्म है, ठीक है, और मास यूनिफॉर्म है, साथ में इस शेप जो है सिमेट्री बनी हुई है। अगर सिमेट्री है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके सेंटर पर होगा। ठीक है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक, अब देखिए हमें यहाँ पर जो बताया गया है सेंटर ऑफ मास क्या है, इसके बारे में अगर मैं बोलूँ कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो मैं इसे अगर ऐसे प्रेस करता हूँ दबा करके, एक पॉइंट पे अगर मुझे इसके पूरे के पूरे मास को कंसंट्रेट करना है तो कहाँ रख सकता हूँ? इसके सेंटर पर, और वो सेंटर ही इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो हो गया कि कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। ऐसे हमारे पास कोई बहुत सारे कंटिन्यूअस मासेस हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप के, और बहुत सारे पार्टिकल्स दूर दूर रखे हो सकते हैं, तो उसे बोलेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और उन सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मास कहाँ पर होगा ये भी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो देखिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होंगे, डिस्क्रीट सिस्टम होगा और एक हमारे पास होगा कंटिन्यूअस सिस्टम। तो डिस्क्रीट सिस्टम क्या है ये हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए डिस्क्रीट सिस्टम में क्या होगा, मास जो होगा हमारा वो ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मैं ये वाले एक्सिस को अगर एक्स बोलता हूँ, इसे वाई बोल देता हूँ, और इधर कहीं जेड है। ठीक है, इधर की तरफ हमारा निगेटिव जेड, इधर की तरफ निगेटिव एक्स, और नीचे निगेटिव वाई है। अब हमारे मास, एक मास यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक मास यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक मास यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, ऐसे मास रखी हुई है। ठीक है, यहाँ भी हो सकते हैं। ठीक, सभी जगह ऑब्वियसली 3D में होंगे, सभी जगह मासेस होंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर इस मास की वैल्यू m1 बोलूँ और इसका जो ओरिजिन से पोजीशन है वो बोल दूँ r1, ऐसे डिफरेंट मासेस हैं, इसका m2 बोल दूँ वैल्यू मास का, और इसकी पोजीशन r2 बोल दूँ। ऐसे यहाँ पर डिफरेंट होंगे, सभी के लिए पोजीशन r3 m3 मास मान लो। ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा है। डिस्क्रीट सिस्टम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मासेस हैं और वो अलग अलग पोजीशन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट सिस्टम। अब मैं कंटिन्यूअस सिस्टम की बात करूं तो कंटिन्यूअस में देखो हमारे पास कोई रॉड है, रॉड जो होगा उसका मास कंटिन्यूअस होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। उसमें ये नहीं होता कि मास को दूर दूर डिस्ट्रीब्यूटेड हो।
ठीक है। यहाँ पर मास जो होगा, मास के जो पार्टिकल्स होंगे बोल सकते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, कंटिन्यूअस लगे रहते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते थे, कंटिन्यूअस मास सिस्टम, ठीक है। ये रॉड हो गया, ये रॉड एग्जांपल हो गया, और आपका स्फीयर हो सकता है, रिंग हो सकता है, रिंग में भी मासेस कंटिन्यूअसली रहते हैं। रिंग के बाद आपका स्फीयर हो सकता है, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कोन, सॉलिड कोन, हॉलो कोन, ये सारे के सारे क्या हैं, कंटिन्यूअस सिस्टम्स है, ठीक है। चलिए हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं डिस्क्रीट सिस्टम के लिए अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो कैसे हम लोग डिस्क्रीट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। देखिए हमें यहाँ पर हेडिंग पड़ी COM ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का, तो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ये x एक्सिस है मेरा, ये y एक्सिस है, और ये यहाँ पर z एक्सिस है। यहाँ पर मास, ये हमारा ओरिजिन है 0, 0, 0, ये होंगे इसके कोऑर्डिनेट ओरिजिन के, और जो मास और पोजीशन है, यहाँ पर कुछ मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, पोजीशन वेक्टर r1, मास है m1, ऐसे यहाँ पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पोजीशन r2, मास m2, ऐसे यहाँ कुछ मास होगा हमारा, पोजीशन r3, मास m3, ठीक है। सभी जगह मास है, 3D में है एक्चुअल में, r4, और मास है m4, ऐसे डैश डैश करके बहुत सारे Rn तक और Mn तक मास हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनका अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है इस कंबाइंड सिस्टम का, ये पूरा का पूरा हमारा क्या बनेगा, एक सिस्टम बनेगा। सिस्टम वगैरह ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ क्या होता है सिस्टम, ये सब तुम लोग जानते हो, ठीक है। ये पूरे मासेस का जो हमारा सिस्टम बन रहा है उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसे लिखेंगे हम लोग RCOM। R मतलब पोजीशन और CO मतलब सेंटर ऑफ मास, ठीक। ये हम लोग निकालते हैं M1 मतलब एक M1 मास इनटू मल्टीप्लाई करते हैं इसकी पोजीशन वेक्टर से, R2 से, सॉरी R1 से, प्लस M2 और इसका पोजीशन वेक्टर R2, प्लस M3 इसका पोजीशन वेक्टर R3, प्लस डैश डैश डैश, ऐसे जितने भी मासेस हैं इनटू उनका पोजीशन है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइडेड बाय टोटल मासेस M1 प्लस M2 प्लस M3, जितने भी हमारे सिस्टम में मासेस है वो सारे का इंडिविजुअल मास ऐसे रखते हैं, ठीक है। अब इसे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में जो भी हमारा RCOM होगा वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एक यूनिट से समझा देता हूँ कि पोजीशन ही निकल के आएगा, ठीक है। RCOM का यूनिट देख लेते हैं क्या आएगा, COM का यूनिट क्या आएगा। यूनिट की बात करें तो देखो RCOM क्या है, मास का यूनिट क्या होगा, kg इंटू पोजीशन वेक्टर, पोजीशन क्या होगा मीटर में, ठीक है। अगर ऐसा यूनिट की बात करता हूँ, अदरवाइज सेंटीमीटर वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। और नीचे मास का यूनिट क्या होगा kg, और इसे हम अगर kg कैंसिल आउट कर देंगे तो देखो आप लोगों को मालूम क्या है, यहाँ पर यूनिट जो आ रही है VCOM की वो क्या आ रही है, RCOM की। RCOM की यूनिट आ रही है हमारी, ये R है, पोजीशन है, ठीक है। यूनिट आ रही है मीटर, ठीक है। ये मीटर हमारी यूनिट आ रही है, इसका मतलब क्या है, हम डायमेंशन की अगर बात करेंगे तो L आ जाएगा, और यूनिट क्या है हमारा मीटर, इसका मतलब क्या है पोजीशन ही आ रहा है इस फार्मूले से ऊपर से हमारा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या निकाल लिया, RCOM निकाल लिया। ऐसे ही XCOM और YCOM और ZCOM हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा जनरल फार्मूला है एक्चुअल में, और इसके जो बाय प्रोडक्ट होंगे वो होंगे हमारे XCOM और YCOM और ZCOM, ठीक है। सो देखिए कैसे निकालते हैं वो चीजें भी यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं हम लोग। XCOM की बात करूंगा, XCOM क्या होगा भैया, XCOM का जो भी सेंटर ऑफ मास होगा x एक्सिस में कितना है, तो इनके सभी के कोऑर्डिनेट लिख दोगे, ऐसे लिखोगे x1 y1 z1, ठीक है। जो भी पोजीशन होगा x1 पता चल जाएगा, m1 का मास इसका, ऐसे m2 के लिए x2 y2 z2, ठीक है। कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, ओरिजिन मान लिया हम लोगों ने x y z को यहाँ पर, और ऐसे लिख देंगे हम लोग z3 y3 और x3 z3, ठीक है, ये लिख लेंगे, ठीक।
अब हमें अगर इन सभी का कोऑर्डिनेट मालूम है तो हम लोग एक्सियम नहीं लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 इंटू x3 प्लस डैश 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 अपान में क्या आ जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, अब हमें एक्सियम निकालना है तो इसका फिर वेक्टर मत लगाओ, वेक्टर लगा दो तो आई जे कैप पे हम लोग लिख लेंगे उसे बाद में। ठीक है, ये तो समझते हो सब लोग। ऐसे वाईसीएम लिखना है तो बस कुछ नहीं करना है, m1 y1, ये जो y1 के कोऑर्डिनेट है वो मल्टीप्लाई कर दो m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस डैश 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 अपान में क्या आ जाएगा हमारा m1 प्लस m2 प्लस m3। ऐसे प्लस डैश डैश जितने भी हमारे मास हैं सारे लिख देंगे। ऐसे ZCOM लिखना है तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ZCOM क्या आ जाएगा हमारा, ZCOM आ जाएगा m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस डैश 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 जितने भी हमारे मास है उनका पोजीशन है z एक्सिस से अपान में m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश सारे मास है। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने XCOM निकाल लिया, YCOM निकाल लिया, ZCOM निकाल लिया। ये किससे निकाला है हम लोगों ने, RCOM पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से। ये हमारा जनरल फार्मूला बोल दो, जनरल से इसे हम लोग x और y और z में निकाल लेते हैं कि कहाँ एक्चुअल में x में कितनी दूर है, x एक्सिस में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, y में से कितनी दूर है, z से कितनी दूर है, ये हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। और यहाँ से x y z निकाल करके फिर बाद में आई जे के कैप में लिख करके हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, क्या है वो एक्चुअल में इसी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा RCOM का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने निकाला यहाँ पर पोजीशन निकाला है। ठीक है, अगर हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास की अगर पोजीशन निकाल लिया है तो हम लोग वेलोसिटी और एक्सीलरेशन भी तो निकाल सकते हैं। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास का, भाई पोजीशन मालूम है तो पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। ऐसे ही वेलोसिटी को अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या बन जाएगा, एक्सीलरेशन बन जाएगा। चलिए ये भी देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे आइए। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग वेलोसिटी ऑफ COM सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग RCOM जानते हैं। RCOM क्या था, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3। ठीक है, एक्चुअली पोजीशन वेक्टर है तो इसलिए वेक्टर लगा दे रहे हैं अपन में m1 प्लस m2 प्लस m3। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर है तो यहाँ पर पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे, इस वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, DRCOM अपॉन DT इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ से पहले एक स्टेप में इसे पूरा ऐसे लिख देता हूँ बच्चों की तरह छोटे। ठीक है, आप लोगों को भी सिखाया है मैंने, इसे अच्छे से रिवाइज करिएगा। अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश 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 डैश। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हमें उससे पहले ध्यान रखना है m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या है, हमारा कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो इसे डायरेक्टली हम लोग बाहर कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, m1 d r1 अपॉन dt प्लस m2 r2 अपॉन dt प्लस डैश 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 और अपान में नीचे क्या हो जाएगा, पूरा मास वही कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म जो है डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, कई बार बताया हजारों बार कि उसे तुरंत बाहर कर लेते हैं। ठीक है, और इसे क्या लिख देंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपान में क्या आ जाएगा हमारे पास, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश डैश। ये आ गया हमारा VCOM। ठीक है, ये हमने निकाल दिया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए
अभी मुझे थोड़ी सी रुकना पड़ेगा 20 एम तक। अगला वीडियो हम लोग